हेलो एवरीवन। 70th बीपीएससी को अगर निकालना है तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक आना चाहिए। तो कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं और एलिमिनेशन टेक्निक से हमारे पास जो बीपीएससी का नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, उससे हम इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। डेफिनेटली बीपीएससी में वर्क करने वाला है क्योंकि 69th में ये वर्क किया था और आपके साथ यूपीएससी के भी बच्चे बैठेंगे तो वो माहिर हैं इस टेक्निक को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहला 13 नंबर क्वेश्चन 2022 का है। द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अमेंड किया जाता है ना बिल को अमेंड करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज करता है? 368 पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते। नेक्स्ट है when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it obligatory for the president of India to give his assent। मतलब उनका प्रेसिडेंट इंडिया के सामने अगर बिल जाएगा ना, अमेंडमेंट वाला बिल, तो उनके पास ऑब्लिगेटरी है कि उनको उसको साइन करना है, असेंट देना है। ठीक है, नहीं पता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अब देखो, अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा बिल जो है ना प्रायर रिकमेंडेशन का नीड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अगर आपको ये पता है ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, अगर आपको ये नहीं पता है तो बहुत बेसिक सा बात है, ये आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक, अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि अगर मनी बिल हो गया, ठीक है, कोई ऐसा चीज जिसमें हम टैक्स को चेंजेस कर रहे हैं या बाउंड्री को अल्टर कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चेंजेस जिससे स्टेट इंपैक्ट पड़े, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सबको इंपैक्ट करे। तो देखो सिंपल सा बात, अमेंडमेंट तो बहुत नॉर्मल सा चीज है। तो अमेंडमेंट में क्यों जरूरत पड़ेगा प्रायर रिकमेंडेशन? प्रायर रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि हम बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट भाई साहब के पास जाएंगे, लीजिए सर हम ये डालना चाह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये तो आर्टिकल 368 तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं करना है खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे आप सीधा 2 और 3 पे पहुंच जाओगे, इररेस्पेक्टिव हो आपको 2 और 3 स्टेटमेंट पता है कि नहीं पता है। बस एलिमिनेशन टेक्निक तभी वर्क करेगा तब आपका नॉलेज परफेक्ट हो तब। ठीक है, कम नॉलेज मतलब हमें पता है कि भाई किसमें जरूरत पड़ेगा अमेंडिंग करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन, तो हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट HL सलियाल कमेटी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास। नहीं पता है। नेक्स्ट जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो क्यों नहीं कर सकता है ना, मिलता तो है उनके पास। चलो नहीं पता तब भी इसको बंद करके रखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि अगर आप कुछ ने बोला कोर्ट के विरुद्ध तो वो आपको सजा सुनाएगा कोर्ट। ठीक है, अब देखो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जाके पढ़ो, डिफाइन मतलब होगा किसी चीज को पूरे बहुत अच्छे से लिखा हो 4-5 पेज में। ठीक है, एक्सप्लेन करके। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कुछ भी डिफाइन नहीं है, मेंशन हो सकता है। अगर ये मेंशन होता हुआ तब सोचने वाली बात होती, लेकिन डिफाइन कैसे हो सकता है कोई भी चीज? डिफाइन के लिए 4-5 पेज चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है ना। थर्ड को एलिमिनेट कर दो, तो थर्ड चला गया। ठीक है, अब फोर्थ पे आओ। देखो थर्ड चला गया मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड इस पे भी, फर्स्ट सेकेंड इस पे भी। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम फोर्थ का देखते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक अ लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पार्लियामेंट के पास तो पावर है ही, मतलब पार्लियामेंट के पास तो पावर है ना 368 के थ्रू। ठीक है, अब किसी भी थ्रू लॉ तो ला ही सकता है। ठीक है, तो फोर्थ तो पूरा सही देख रहा है, फर्स्ट और सेकेंड सही है, तो क्या आंसर होगा? 1, 2 और 4। पूरा वीडियो देखो, एंजॉय करो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। कुछ पावर सिर्फ लोकसभा के पास होता है, कुछ पावर राज्यसभा के पास होता है। राज्यसभा के पास पावर क्या है कि ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा ही निकालेगा। तो ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं, देखो टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह है कहाँ बैठते, कहाँ के होते? प्राइम मिनिस्टर कहाँ का होता है? लोकसभा का ही। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ये किसके पास होगा? लोकसभा के पास ही। तो सेकेंड तो सही होगा ना। क्या कह रहा है? टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, क्या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। मतलब अगर इम्पीचमेंट का जो ये चलता है प्रोविजन, वो पहले लोकसभा जाता है फिर राज्यसभा जाता है, या तो लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब पढ़े होगे। तो थर्ड तो पक्का ही नहीं होगा, तो थर्ड जहां जाए वो एलिमिनेट कर दो। अब सेकेंड दोनों जगह है। अब मामला फंस गया फर्स्ट पे। मुझे एक बात बताओ, इमरजेंसी है, इमरजेंसी का जो रेटिफिकेशन होगा
वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है ना, इसके लिए जरूरी थोड़ी कि हमें एक ही हाउस का जरूरत, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर बताओ, आंसर क्या होगा, आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारा बी होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ बता दिया प्रायर रिकमेंडेशन के लिए 24th अमेंडमेंट 1971 के क्या बोलता है कि ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के पास कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को उसको असेंट देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोनाजाइट के ऊपर। मोनाजाइट किसका, देखो अगर आप थोरियम बेस्ड रिएक्टर जो है थर्ड स्टेज है न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का, मैंने ये पढ़ाया आपको। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो जब हम थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, मतलब इंटायर मतलब कोस्टल एरिया ये है हर जगह, मतलब कोई छोटा सा भी जगह नहीं छूटना चाहिए। ऐसे पॉसिबल है, अगर 1 इंच भी छूट जाएगा तो यूपीएससी का ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब थर्ड तो होगा ही नहीं। तो जहां जहां थर्ड है कट कर दो, तो क्या आंसर बचा 1 to 4 इररेस्पेक्टिव ऑफ मोनाजाइट क्या है। ठीक है, ये बीपीएससी में इस बार वर्क करेगा, 69 में वर्क किया था। थोड़ा हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। जब भी इन्फ्लेशन है मार्केट में, मतलब मार्केट में पैसा बहुत है। ठीक है, मार्केट में पैसा बहुत है, मतलब मनी खूब है मार्केट में। तो मनी को मार्केट से निकालने के लिए आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई आपको क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा बताओ, उसके पास एक बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बॉन्ड मानो। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बॉन्ड मानो, वो क्या करेगा मार्केट में लोगों को बेच देगा। जैसे ही मार्केट में बेच देगा, ठीक है, तो मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो मार्केट में जैसे ही पैसा, तो आरबीआई क्या करेगा, भाई सबके पास पैसा बहुत हो गया, बहुत खरीदारी करने लगा, महंगा होगा, हमको पैसा निकालना है मार्केट से। तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा भाई हम जी सिक्योरिटी बेच रहे हैं, बॉन्ड बेच रहे हैं, जी सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड बेच रहे हैं। जैसे ही बॉन्ड बेचेगा सब लाइन में खड़ा हो जाएगा बॉन्ड लेने के लिए, सब पैसा दे देगा आरबीआई को, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखो। ठीक है, बहुत आसान रहेगा। अब क्या बोला, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉट सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तभी तो पैसा आएगा उसके पास। अगर बाय करने लगेगा मतलब पैसा और इन्फ्यूज करने लग गया मार्केट में, और पैसा मार्केट में डालने लग गया, तब तो इन्फ्लेशन ये बढ़ा देगा। लेकिन हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। क्या होगा 2 और 3, पढ़ो ही मत 2 और 3 क्या होगा, फर्स्ट पे तुम पूरा 100% श्योर हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ठीक है, हमें इन्फ्लेशन पता है, इंडेक्स बॉन्ड क्या होता नहीं पता है। जब हम थर्ड स्टेटमेंट पे जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन आर नॉन टैक्सेबल। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता पता है, अगर तुम जमीन खरीद लिए, सब बिहार में क्या करता है, जमीन खरीद के रुपया जो है ना कैश में ले लेता है, लेकिन अगर अकाउंट में लेगा ना तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। दैट टैक्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई चीज आप बेच रहे हो तो कैपिटल गेन टैक्स है, तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता ही लगता है। तो यहां क्या कह रहा है, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं रहेगा, नॉन टैक्सेबल। थर्ड कट कर दो, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, समझ गए आप, समझ गए। अगर कैपिटल गेन टैक्स पे टैक्स ही नहीं लेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही कम हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस रहे यूपीएससी का रहे चाहे बीपीएससी का रहे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बीपीएससी का 69 का भी क्वेश्चन दिखा दूंगा एलिमिनेशन करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएससी का दिखा रहा हूं तो बीपीएससी का नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत स्मार्टली लगाया जाता है, इसके लिए आपके पास एकदम नॉलेज होना चाहिए। और जो 70th आने वाला है ना, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा 70th वाले में कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगा था। तो समझो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चंस के देखो मैं इतना जल्दी इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को पढ़ के आया है। ठीक है, तब मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, 2000 सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी 2022 के अब बता रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के, और आपको अब आसान लग रहा होगा। सबसे पहला बात, इन्फ्लेशन के बारे में जरूर पढ़ो। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। आरबीआई के पावर के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है कि आरबीआई एमपीसी कब यूज करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, कि कब यूज करता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसफ्लेशन क्या होता है, इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे। एसएलआर क्या होता है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपका रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब जब तक नहीं पता करोगे ना, इन्फ्लेशन नहीं पता चलेगा, घंटा नहीं पता चलेगा इन्फ्लेशन। ठीक है, तो पता करो इन सब के बारे में। अगर नहीं पता चला, देखो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे फ्री लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं होता तो यूपीएससी वाला सर्च करो और देखो वहां पे कहाँ मिल रहा है। ठीक है, वहां से पढ़ो, डेफिनेटली हेल्प करेगा और एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन।